हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद अरुण में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को साहित्य सागर के पद्य पाठ के वह जन्मभूमि मेरी नामक कविता का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले पहला भाग रीड कर लेता हूँ। तो मैं रीड करता हूँ। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। जैसे है, एक मिनट। सिंधु, सिंधु का मतलब होता है सागर, और त्रिवेणी का मतलब होता है, त्रिवेणी शब्द का मतलब ये होता है कि जहाँ पर 3 नदियाँ एक साथ मिल रही हों। जैसे हमारे इंडिया में गंगा यमुना सरस्वती एक साथ मिलती हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। जैसे मतलब इसका कहने मतलब है कि गायब हो चुकी है, मतलब अभी सरस्वती नदी गायब हो चुकी है। तो लेकिन तो भी आज भी उसका नाम त्रिवेणी है। और तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसकी मीनिंग बताता हूँ। देखिए, तो अब मैं पंक्ति के हिसाब से मीनिंग बताते चल रहा हूँ। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि, इस कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी अपने भारत भूमि की बहुत प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि वह जन्मभूमि मेरी, मतलब भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पर मैंने जन्म लिया है। उसके बाद से कह रहे हैं वो मातृभूमि मेरी। वो फिर से ये कह रहे हैं कि अब देखिए, सोहनलाल द्विवेदी ने भारत भूमि को मातृभूमि इसलिए कहा क्योंकि जैसे आपकी माँ हमेशा आपकी पालना करती हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, आपकी माँ आपके हर एक कार्य में मदद करती हैं, वैसे ही हमारी भारत भूमि हर एक व्यक्ति की मदद करती है। जैसे यहाँ पर खाना उगता है तो हम लोग खाते हैं, तो एक तरह से माँ की तरह हमारी पालन पोषण में मदद करती है। उसके बाद से कवि कहते हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। इसका मतलब यह है कि भारत के उत्तर दिशा में स्थित हिमालय कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो इतना ऊंचा है कि जैसे आकाश को वो चूमता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब भारत इतना महान है कि उसमें उत्तर दिशा में खड़ा हिमालय कवि को ऐसा नज़र आता है कि जैसे वो आकाश को चूम रहा है। और उसका से कवि कहते हैं नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। इसका मतलब है कि भारत की दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह हमारी भारत माँ के चरणों को धुल रही हैं। कवि ने इस कविता में बहुत ही अच्छे तरीके से भारत भूमि की प्रशंसा की है। तो अब मैं फिर से रीड करता हूँ। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही हैं। कवि फिर से ये कह रहे हैं कि गंगा यमुना सरस्वती जैसी महान नदियाँ हमारे देश में बहती हैं और हमारी देश की शोभा पूरे विश्व में फैला रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब पवित्र नदियाँ हैं और लोग बाहर विदेशों से लोग इसे घूमने आते हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि गंगा यमुना सरस्वती इतनी पवित्र नदियाँ हैं कि ये हमारी भारत की शोभा को विदेशों में फैला रहे हैं। उसमें से कवि फिर से कह रहे हैं वो पूर्ण भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। कवि ने भारत को पूर्ण भूमि मेरी इसलिए कहा क्योंकि आप जानते होंगे कि एक मनुष्य जो है वो पाप करता है और पुण्य करता है। पाप करने का मतलब वो गलत करता है और पुण्य मतलब वो अच्छा काम करता है। लेकिन आप जानते हो कि जो भारत देश है, मतलब ये जो भारत धरती है, धरती माता है, वो हम लोग का हमेशा भला करती हैं। इसी नाते भारत को पुण्य भूमि भी कहते हैं। उसके बाद से वो कह रहे हैं वह स्वर्ण भूमि मेरी। अब कवि ने सोहनलाल द्विवेदी ने मेरी भारत भूमि को स्वर्ण भूमि इसलिए कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे स्वर्ण भूमि क्यों कहते हैं। इसे स्वर्ण भूमि इसलिए कहा गया क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की भूमि जो है बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर बहुत से मतलब सामान खाने पीने के उगते हैं, पेड़ पौधे। तो इसलिए यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, मतलब खूब ज़्यादा सामान मतलब पेड़ पौधे उगते हैं, इसलिए हमारी भारत भूमि को स्वर्ण भूमि कहा जाता है। उसका से वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो अब मैं दूसरी पंक्ति रीड करता हूँ। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तनमन संवारती है। वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। फिर से दूसरी पंक्ति में भी कवि सोहनलाल द्विवेदी ने भारत की और बड़ाइयाँ की हैं, मतलब और प्रशंसा की हैं। तो चलिए, अब पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ।
अमराइया मतलब होता है आम के बाग, जैसे आम का बगीचा आप जानते हो, जैसे ऐसा बगीचा जिसमें खूब ज़्यादा आम के पेड़ लगे हों। और मलय पवन का मतलब है कि ऐसा हवा जो मलय पर्वत से होके आए, मतलब जो मलय पवन मतलब मलय पर्वत है मतलब हमारे भारत भूमि में, तो वहाँ से जो हवा बहती है उसी को कहते हैं मलय पवन। तो अब मैं मतलब इसका मीनिंग बताता हूँ लाइन बाई लाइन पढ़ के। झरने अनेक झरते हैं जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। कवि कहते हैं कि उस देश के कवि कहते हैं कि हमारे देश के पहाड़ों के बीच में अनेक झरने झरते हैं। मतलब आप जानते भी होंगे कि हमारे बहुत से पहाड़े हैं और वहाँ पर अनेक झरने हैं, और आप जानते हैं कि झरने बहुत ही सुंदर होते हैं और लोग उसे पसंद भी करते हैं। तो इस नाते कवि अपने देश की बड़ाई करते हुए कह रहे हैं कि हमारे भारत भूमि में बहुत पहाड़ हैं और जिसकी वजह से झरने झरते हैं। और जहाँ पर आप जानते हैं कि पहाड़ों के पे चिड़िया उड़िया होती हैं, चहचहाती हैं, तो वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर लगता है। और जहाँ तक मेरा मानना है आप लोग भी पसंद करते होंगे, मैं तो उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो वही कह रहे हैं चिड़िया चहक रही हूँ मस्त झाड़ियों में। और उन झाड़ियों में कवि कह रहे हैं कि जहाँ पर मतलब पहाड़ है और जहाँ पे झरने दिखे हैं वहाँ पर चिड़िया चहक रही हैं और अपनी झाड़ियों में घूम भी रही हैं। उस वजह से कवि कह रहे हैं अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। इसका मतलब है कि जब आम के बगीचे में, जब आप जानते होंगे कि थोड़ा सा गर्मी से पहले आमों में वो बॉल लग जाते हैं, मतलब जिससे आम निकलता है आमों में बॉल लग जाते हैं, तब आप आमों के अगर बगीचे में जाते हैं तो अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी कोयल आके, क्योंकि उस समय मौसम बहुत अच्छा रहता है, तो कोयल आके बहुत अच्छे आप जानते हैं कोयल की आवाज़ सुरीली होती है, तो वहाँ पर वो जाके सुरीली गीत गाती हैं। तो वही कवि बड़ाई करते हुए कह रहे हैं कि जब आमों के पेड़ पे बॉल लग जाते हैं तो कोयल जो कि बहुत सुरीली गीत गाती है वो उस बागों में जाके गीत गाती है, और यह देखकर कवि को बहुत अच्छा लगता है। तो इस नाते वो बड़ाई करते हुए भारत की कह रहे हैं। फिर से वो कहते हैं बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। फिर से कवि कह रहे हैं कि मलय पर्वत से बहने वाली पवन जो हमारे जो मुझ तक आती है वो इतनी पवित्र होती है कि मेरा तन मन संवर जाता है, मतलब मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। अब बात सही है, आप अगर किसी भी पर्वत से जो आने वाली हवा है आप जानते हैं बहुत ठंडी और बहुत अच्छी होती है। अब फिर से कवि कह रहे हैं वह धर्म भूमि मेरी। अब देखिए यहाँ पर कवि ने भारत धर्म भूमि इसलिए कहा क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो भी लोग हैं धर्म में बहुत विश्वास रखते हैं, तो इस नाते भारत को धर्म इस यहाँ पर कवि ने धर्म भूमि कहा है। फिर से कवि ने कहा है वह कर्म भूमि मेरी। आप जानते हैं कि हमारे भारत के लोग हमेशा कर्मशील रहना चाहते हैं, मतलब हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं, कोई भी आलसपन नहीं होता है। अब ये नहीं कि लोग बैठे हैं कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग बहुत कर्मशील हैं। आप जानते होंगे विदेशों में कई लोग तो इतनी मशीन बना देते काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हम लोग कर्मशील रहना चाहते हैं, कभी भी हम लोग आलसपन नहीं दिखाते हैं। तो इस नाते कवि ने भारत की बड़ाई करते हुए कहा है कि यह धर्म भूमि मेरी व कर्म भूमि मेरी व जन्मभूमि मेरी व मातृभूमि मेरी। तो चलिए दोस्तों आज ये वीडियो इन्हीं 2 भाग में ख़त्म होता है, अगला भाग मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों।